at equal level. So, boycotting a person because a person has acted or spoken in a way which is not acceptable to us. किसी ने ये कहा है कि नहीं इस लेडी को इस ब्रांच में ना डाले सर, यहाँ पे बहुत काम होता है और लेडी ये कर नहीं पाएगी. ओके, जब ऐसा हो, that is the time for us to step forward and cancel it. The person who is being discriminated against, उसका सबसे पहला फर्ज है to stand against it. फिर जो आसपास के colleagues हैं, they need to stand with her. And you know what about Ree? तुम तब कहाँ थे जब ऐसा हुआ? तुम तब कहाँ थे जब ऐसा हुआ? इन तरह की डिबेट्स को में एंटर ना करें. Don't do that. आपका सिर्फ फोकस हटाया जा रहा है आपके अपने उद्देश्य से. कोई कहेगा हाँ मैडम आप तब कहाँ थे जब ओवर टाइम लगा था? नो नीड टू आंसर, नो नीड टू एक्सप्लेन. हैं, सीधे बोलो तब जहाँ भी थे अब यहाँ हूँ, अब की बात करो. आई एम हियर राइट नाउ, टॉक टू मी अबाउट नाउ. ओके, सो आप बोलोगे नहीं सर उस दिन तो it will all get diluted, you will get distracted, कोई और ही आर्ग्यूमेंट चल पड़ेगी and आपका जो उद्देश्य है वो साइड लाइन हो जाएगा. ये एक टूल है. रुक रहे, हाँ भाई रुक रहे, क्यों नहीं रुकेंगे? वाहन सुख है हमारी डेस्टिनी में तो है. So don't get into meaningless arguments which will only deflect you from your goal. Now, when you stop giving support to a person, how do women do it? Not for harassment. We are not trying to harass anybody. We are not trying to intimidate anybody. Yes? We are also not trying to get some kind of a vigilante. सबसे पहले मैं विमेन स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिसने आज ये यहाँ पर विमेन्स के लिए ये प्रोग्राम रखा. आपको मालूम है कि आज का दिन जो है शक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है. शक्ति यानी कि दुर्गा. मैं शक्ति स्वरूप दुर्गा से शुरू करती हूँ. संपूर्ण महिला को हमेशा जब भी महिला को संज्ञा दी जाती है दुर्गा का रूप कह के देवी का रूप कहा जाता है. मैं इन बच्चों का भी धन्यवाद करूंगी जो यहाँ उपस्थित हैं. 2-4 ही सही, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए. तो दिल से शुक्रिया कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया. और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी पुरुषों का अनादर करना नहीं है, ना ही हम करेंगे, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है इस सृष्टि का पुरुष और महिला दोनों से बनता है. हम दिल से पुरुषों का सम्मान करते हैं और अपनी भी समानता चाहते हैं, अपने लिए भी सम्मान चाहते हैं. हाँ, तो मैं कह रही थी कि महिला को देवी का स्वरूप माना गया है. यहाँ एडल्ट बैठे हैं. आजकल के जमाने में तो बोल दिया जाता है कि 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. उस समय उनको वो बेचारे अनपढ़ थे, किसी ने नहीं बताया, एक करके 5 बच्चे हो गए. हुआ क्या कि कुछ समय के पश्चात जो उस महिला का स्वामी था, स्वामी कहते हैं ना आजकल पति को परमेश्वर मानते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ पति परमेश्वर कभी नहीं होगा, ना मानना चाहिए, ना हो सकता है. पति जो हमारा होता है, हमारा कंपेनियन होता है, हमारा साथी होता है. एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, आगे के पहिए, पीछे के पहिए, दोनों पहिए बैलेंस्ड चाहिए. गाड़ी तभी चलेगी, गृहस्थी की गाड़ी तभी चलेगी. इसलिए मैं पति को परमेश्वर की संज्ञा नहीं देती कभी भी. तो हुआ क्या कि उस महिला के 5 बच्चे होने के बाद पति गुजर गया. अब महिला के सिर पर 5 बच्चों का बोझ बढ़ गया. करे तो क्या करे महिला? बैठी सोचती रही, ना तो उसके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज थे. आजकल हम तो यहाँ ईश्वर का धन्यवाद करने चाहिए, हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब मिली है, अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, और तभी उसी बलबूते पे यहाँ पे मैं भी इतना आपको भाषण दे रही हूँ.
लेकिन जिस महिला के पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, उसको ना भाषण देना आता है, ना बड़ी बड़ी बातें करने आती है, वो सिर्फ अपना दिमाग उतना चलाती है, उसके पास सिर्फ ये होता है कि मैंने अपने बच्चे कैसे पालने। महिला बैठ गई। हमारा क्या है यहाँ धार्मिक क्या रहता है हिंदुस्तान में कि 13 दिन तक आपको वहां बैठना ही है। डेड बॉडी जब आपकी किसी की डेथ हो जाती है, कर्म योग होते हैं 13 दिन के, जो भी है करना पड़ता है, सब आपको मालूम ही है। लोग आते हैं, ठीक है, सब आते हैं जब ऐसी स्थिति में दुख बंटाने आते हैं, कुछ समाज के शर्म से आते हैं, कुछ डर से आते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी को आते हैं, जो भी है आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। तो ऐसे करके उस महिला इतनी गरीब थी कि उस महिला के पास 2 दिन का भोजन नहीं था खाने को, 5 बच्चों के साथ। अब हुआ क्या, लोग आते गए 13 दिन तक उन्होंने आना था। अब वो महिला बोले कि मैं अब 13 दिन इन जो मेरे घर आ रहे हैं उनके साथ बैठूं, या अपने बच्चों को भूखा मारूं, या फिर मैं ये रीति रिवाज निभाते रहूं। तो महिला ने बोला कि देखो भाइयों, मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरी संतान प्रायोरिटी है। मैं तो अब ये 13 दिन बैठ नहीं सकती, डेड बॉडी चलेगी, जो वो जा चुका है, जो मेरा पति था वो जा चुका है, अब मेरे ऊपर जो है जिम्मेवारी मेरे बच्चों की है। तो आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि मैं आपको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो जाना है, अपने बच्चों को कुछ कमा के लाना है ताकि इनके लिए मैं खाना खिला सकूँ। और महिला ने उसी दिन अपना मजदूरी करने निकल गई। वो महिला, उसने मजदूरी करके जो भी कमाया, अपने उन 5 बच्चों को, हमेशा मजदूरी करने जाती थी और उन 5 बच्चों को जो लाती थी कमा के, उससे खिलाया। और वो अनपढ़ महिला, अनपढ़ होने के बावजूद भी वो इतनी सशक्त रही कि उसने अपने 5 बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और आज वो 5 के 5 उसके जो बच्चे सब ऑफिसर है। ये नारी सशक्तिकरण का अनपढ़ भी है, बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह देखना है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जूते चाहिए। उस महिला ने क्या करा, 5 बच्चे थे, बोझ उठा नहीं सकती थी, और फिर गवर्नमेंट ने अनाथालय खोले हुए हैं, बच्चों को मजबूरी में वहां भेज दिया। उस महिला को पूछिए, जानिए, जिसको अपने 3-3.5 साल के बच्चों को अनाथालय भेजना पड़ता है। जब बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हम उनकी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। कहाँ मेरे बच्चे को ठंड लग रही होगी, कहाँ सो रहा होगा, क्या कर रहा होगा। उस महिला का सेक्रीफाइस देखिए, जिसने 3-3.5 साल के बच्चों को अपने अजनबियों के बीच सेक्रीफाइस कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे पढ़ लिख सके और कुछ इस समाज में बन सके। और उस महिला का सेक्रीफाइस काम आया। जब बच्चे बड़े हुए तो उनको भी महसूस हुआ कि हमारी माँ ने हमारे लिए, महिला ही ऐसा कर सकती है कि किस तरह से हमारे लिए कठोर फैसले लिए और हमें समाज में शामिल करने के लिए सेक्रीफाइस दिया ताकि हम पढ़ लिख के कुछ बन सके। आज वही नतीजा है कि मैं आपके सामने हूँ। मैंने कहा माँ, जब पढ़ के आया अनाथालय से, मैंने कहा माँ मुझे कॉलेज जाना है। देखो सारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, पढ़ाई करनी है, मुझे भी कुछ बनना है। तो उस अनपढ़ महिला ने, आज महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है इसलिए मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। उस अनपढ़ महिला ने कहा बच्चे पढ़ना लिखना हो गया, मैट्रिक हो गई, अब ये है कि सबसे पहले अपने पाँव पे खड़े होने की बात की जाए। जाइए फलाने फलाने ऑफिस में सर्विस निकल रही है, जॉब निकल रही है, पोस्टें निकल रही है, अप्लाई किया जाए और पहले अपने पैर पे खड़े हो। अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब नौकरी करो, अपने पाँव पे खड़े हो, उसके बाद पढ़ाई करना। उस वक्त तो माँ की बात बहुत बुरी लगी कि नहीं, एक होता है ऐसी उम्र होती है 16-17 साल की उम्र, ऐसे लगता है कि नहीं ये क्या बोला, माँ बाप की बात को हम ऐसे सोचते हैं इन्होंने हमारे लिए अच्छा डिसीजन नहीं लिया।
लिया। तो हमने भी यही सोचा, लेकिन फिर भी हमने फटाफट अप्लाई करा यहाँ और जॉब लग गई। उसके बाद सारी पढ़ाई कंटिन्यूटी में सारी प्राइवेटली पढ़ी। हाँ, पढ़ी हूँ मैं, MA भी करी, सब कुछ करा, आज इस पोजीशन पे भी हूँ, हायर पोजीशन पे हूँ। लेकिन एक वो रह जाता है, एक जो प्राइवेट बच्चा पढ़ता है और एक जो कॉलेज बच्चा जाता है, उसको मैम इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, तो थोड़ी सी कमी उसमें रह जाती है। मुझ में भी थोड़ी सी साहस की कमी रह गई थी, लेकिन आप महिलाओं ने जब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा साहस मैंने दिखाया, हिम्मत दिखाई, लेकिन आप महिलाओं ने जब यहाँ आकर मुझे पुश किया, मेरे साहस को एक धक्का मारा, तो मैं आज यहाँ पे बैठी आज अपनी कहानी सुनाने लायक आपके पास। इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी और चाहूंगी कि हर महिला ऐसी हिम्मत करे। आप में शक्ति है, शक्ति आप सिखाओगे नहीं बच्चों को तो कैसे आएगा। एंड प्लीज फॉर हेवन सेक एक चीज याद रखें, आजकल लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। आजकल बहुत यंग पार्टनर्स जा रहे हैं लोगों के, वेदर इट इज अ मेल वेदर इट इज फीमेल। जिसका मेल चल जाएगा वो एकदम, अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी, अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो घर कैसे संभालेगी। जिसकी वाइफ चली जाती है, जिसने कभी कपड़े नहीं धोए, जिसने कभी खाना नहीं बनाया, कैसे बच्चों को फीड करेगा। सो इट इज फॉर बोथ, दैट इज व्हेन यू ब्रेक दैट बायस। मेल्स और फीमेल्स बच्चों को आप सब कुछ सिखाएं, आप दिखाएं कि बैंक्स के काम कैसे होते हैं, यू नो, आप उनके अकाउंट्स खुलवाएं, अपने आप उनसे कहिए कि पैसे निकलवा के लाओ, ATM कैसे यूज करते हैं, बहुत लोगों को नहीं आता। एंड यू नो, मैरिजेस आल्सो आर नॉट कमिंग विद अ लाइफ टाइम और गारंटी कार्ड दीस डेज। यू नो, लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो आप सब कुछ सिखाएं, आप उनको वर्कशॉप्स पे ले जाएं, आप उनको बैंकिंग सिखाएं, आप लड़कों को खाना बनाना सिखाएं। आई हैव हैड यू नो फनी एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एक बात होती है, जब तक पेरेंट्स का साया सिर पे होता है ना, वी आर वेरी केयरफुल, वी आर वेरी केयरफुल। हमें मालूम है पेरेंट्स कर लेंगे, वो बताते भी रहते भाई हम मर जाएंगे तो तुम ये करना, फिर हम कहते हैं प्लीज मरने की बातें मत करो, कोई नहीं मर रहा अभी। लेकिन जब मर जाते हैं ना, फिर पता चलता है। And let me just briefly explain it to you. I'm glad, you know, बचपन में driving सिखा दी. And what happened was like I lost my mother first, and then after 3 years of that I lost my father. When I lost my father, जब मेरे father की death हुई तो मैं मलेशिया में पढ़ा रही थी, 2 साल की छुट्टी लेके गई थी। मेरी एक बहन थी 1 साल बड़ी मुझसे, वो मेरे father के साथ इंडिया में थी। मेरी बहन को ड्राइविंग नहीं आती, उसने नहीं सीखी, वो डरती थी, कोई बात नहीं। फादर को आती थी, मुझे आती थी। मैं चली गई मलेशिया, फादर बीमार हुए, मैं 10 दिन पहले इंडिया से गई थी, 4 दिन पहले इंडिया से गई थी वापस, बिकॉज आई वॉज वर्किंग देयर, मैं छुट्टी लेके आई हुई थी। मैं वापस गई, पापा बीमार हो गए, एंड ही वॉज स्पीकिंग टू मी ऑन स्काइप, ही वॉज लाइंग ऑन द बेड एंड ही सेज मुझसे सांस नहीं ली जा रही। सो आई थॉट अभी तो मैं वापस आई, मैं वापस चले जाती हूँ इंडिया। माई फादर सेड अभी बताओ, पेरेंट्स को इतनी होती है फिक्र कि अभी तो गई है, अब मैं वापस कैसे बुला लूँ इसको, वहाँ पे भी तो नौकरी कर रही है ना। सो नेवर माइंड। सो व्हाट हैपेंड वाज एनीवे my colleagues are as good as men. She helped me. सीखनी है, कंप्यूटर्स भी सीखना है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, कोई बात नहीं। आई केम बैक, अब वहाँ से मैं ये कह गई मेरे फादर बीमार हैं, तो मैं इंडिया वापस जा रही हूँ छुट्टी लेके, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई फादर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, दे वर वेरी कोऑपरेटिंग। आई केम हियर, द सिचुएशन हैड चेंज्ड, वो तो फादर की डेथ हो गई, अब मैं वापस कैसे भाग जाऊँ इतनी जल्दी। माई सिस्टर इज अलोन, शी इज एट होम क्राइंग कि तुम वापस मत जाओ। अरे भाई मैं तो छुट्टी लेके आई हूँ, मैं नौकरी थोड़ी छोड़ के आई हूँ, मुझे तो वापस जाना पड़ेगा। Anyway, what happened was, so I'm telling you कि capable कैसे पेरेंट्स ने बनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, because when my father died in the hospital, वो फादर के नाम दादा का नाम गलत लिख दिया।